आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ यहाँ पे जो नाम थे किस प्रकार पड़े प्राचीन संदर्भ में, कुछ नामकरण किस किसने रखे, कैसे रखे। तो ये पहले हम यहाँ पे डिटेल ओवरव्यू ले लेंगे और वीडियो के एंड में फिर मैं आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी बताऊँगा जहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो हिमालय और कालिदास के बारे में आपको बताऊँ तो महाकवि कालिदास ने अपनी रचना कुमार संभव, तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया कि कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है और उन्होंने हिमालय की वंदना की है। अपनी रचना कुमार संभव में हिमालय की वंदना की है और उसे अनंत रत्नों का जन्मदाता कहा है। तो महाकवि कालिदास ने किसकी रचना की? कुमार संभव की रचना की। हिमालय को क्या कहा? अनंत रत्नों का जन्मदाता कहा। हिमालय की उन्होंने वंदना की है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु यानी कि गौरी के पिता शब्द का प्रयोग किया गया है और यह प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है। तो कालिदास का एक महाकाव्य है, वो कौन सा है? रघुवंश है। और यहाँ पर उन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु का प्रयोग किया। गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया किस यहाँ पे महाकाव्य में? रघुवंश महाकाव्य में। तो रघुवंश जो ये महाकाव्य है ये किसका है? यह है कालिदास का। कुमार संभव किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। और रघुवंश में इन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? गौरी गुरु का। उसके बाद मेघदूत में इन्होंने अलकापुरी का भी उल्लेख किया है जिसे मनु का निवास स्थल और कुबेर की राजधानी भी माना गया है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर ये बन जाता है कि मेघदूत की रचना किसने करी? तो मेघदूत की रचना भी करते हैं महाकवि कालिदास। और मेघदूत में इन्होंने किसका उल्लेख किया? मेघदूत में इन्होंने अलकापुरी का उल्लेख किया है। अलकापुरी के बारे में जो सवाल बनेगा कि मनु का निवास स्थल कौन सा है? मनु का निवास स्थल है अलकापुरी। और कुबेर की राजधानी भी कौन मानी जाती है? अलकापुरी कुबेर की मानी जाती है। इसी ग्रंथ में इन्होंने हिमालय तक पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग गंगा तट से होकर बताया है। तो यहाँ पर मेघदूत के बारे में आपको पता चल चुका है। मेघदूत भी इनकी एक रचना है और यहाँ पर अलकापुरी का उल्लेख है। और यहाँ पर इसी ग्रंथ में इन्होंने हिमालय तक के पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग गंगा तट से होकर बताया है। कहाँ पर? मेघदूत में। तो इतना आपको यहाँ पे हिमालय और कालिदास के रिगार्डिंग याद होना चाहिए। हिमालय का विभाजन के बारे में आपको बताऊँ तो भारतीय भूगोलविदों के द्वारा, तो भारतीय भूगोलविदों ने हिमालय क्षेत्र को 5 खंडों में विभाजित किया है। तो भारतीय भूगोलविदों ने हिमालय क्षेत्र को 5 जो खंडों में विभाजित किया है उसमें एक है नेपाल खंड, एक है कुर्मांचल खंड, एक है केदार खंड, एक है जालंधर खंड और एक है कश्मीर खंड। तो ये 5 आपको याद होना चाहिए। 5 जो हिमालय क्षेत्र के खंड है, नेपाल खंड हो गया आपका, पूर्वांचल खंड हो गया आपका, केदार खंड हो गया आपका, जालंधर खंड हो गया और एक आपका कश्मीर खंड हो गया। बाकी काली नदी से जो पूर्व का इलाका है वो नेपाल खंड का है। काली नदी से पूर्व का इलाका नेपाल खंड का है। यमुना नदी से काली नदी तक कुर्मांचल आधा और केदार आधा यहाँ पर रहेगा। यमुना नदी से काली नदी तक आधा आपका कुर्मांचल आ जाता है और आधा केदार आ जाता है। यमुना नदी से पश्चिम की तरफ जाओगे तो यमुना नदी से पश्चिम की तरफ आपका जालंधर खंड आ जाएगा और जालंधर से पश्चिम की तरफ जाओगे तो कश्मीर खंड आ जाता है। तो ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए कि भूगोलविदों ने हिमालय क्षेत्र को 5 खंडों में विभाजित किया है। आपका नेपाल खंड, कुर्मांचल खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। काली नदी से पूर्व के लिए नेपाल खंड, यमुना नदी से काली नदी तक आपका कुर्मांचल और केदार खंड, यमुना नदी से पश्चिम की तरफ जालंधर और जालंधर से पश्चिम की तरफ कश्मीर खंड आपका आ जाता है। उसके बाद स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या क्या बोला गया है? तो स्कंद पुराण के 2 उप पुराण हैं, एक है केदारखंड और दूसरा है मानसखंड। केदारखंड और मानसखंड स्कंद पुराण के 2 उप पुराण हैं। तो केदारखंड जो इलाका है गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार से नंदा देवी पर्वत तक का क्षेत्र किसको कहा गया है? केदारखंड को। हरिद्वार यानी कि जिसे पहले गंगाद्वार भी कहते हैं, गंगाद्वार से नंदा देवी पर्वत तक का क्षेत्र क्या है? केदारखंड है और यह गढ़वाल का पौराणिक नाम भी है। उसके बाद मानसखंड जो है नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? नंदा देवी पर्वत क्षेत्र से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया आपका मानसखंड। और मानसखंड कुमाऊं का पौराणिक नाम भी है। और नंदा देवी जो पर्वत है केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा है। तो केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा कौन सी है? ये है नंदा देवी पर्वत। और नंदा देवी पर्वत ये केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा है। तो इसका जो यहाँ पे और नाम जाना जाता है तो इसको बदन क्षेत्र, बदन पट्टी और बोधाचल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बदन क्षेत्र, बदन पट्टी और बोधाचल भी किसको कहते हैं? नंदा देवी पर्वत को। और स्कंद पुराण के केदारखंड में जो गढ़वाल, अभी जो पुराना केदारखंड था इसको अभी गढ़वाल कहते हैं, उसकी लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो आपका स्कंद पुराण में उल्लेख है केदारखंड का, जो अभी का गढ़वाल है, तो इसकी लंबाई 50 योजन बताई गई है और इसकी जो चौड़ाई बताई गई है वो 30 योजन बताई गई है। उत्तराखंड के अन्य जो प्राचीन नाम है तो प्राचीन ग्रंथों में मानसखंड और केदारखंड को संयुक्त रूप से लावर्त भी कहा गया है, ब्रह्मपुर भी कहा गया है और खस देश नामों से भी जाना गया है। तो यहाँ पर जो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मानसखंड और केदारखंड है तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया है?
लावर्त भी कहा गया, ब्रह्मपुर भी कहा गया और खसदेश नाम से भी इनको जाना जाता है, केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त रूप को। बाकी पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हेमवती या हेमवंत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बौद्ध साहित्य है उसमें पाली भाषा में उत्तराखंड क्षेत्र को हेमवती या हेमवंत शब्द का भी प्रयोग किया गया। अन्य धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि का भी उल्लेख है। और बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया। तो जो आपका ऋग्वेद यहाँ पे ग्रंथ है इसमें उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया और मनुष्यों की पुण्य भूमि कौन है? उत्तराखंड है। किस में कहा गया है? ये आपके कहा गया ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को विश्व का आदि ग्रंथ और भारत का प्राचीनतम वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद को विश्व का आदि ग्रंथ, तो विश्व का आदि ग्रंथ किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। और भारत का प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया। तो ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या नाम बताया गया? तो उत्तर कुरु बताया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद महाभारत है, जो महाभारत में भी उत्तराखंड का काफ़ी वर्णन है। उत्तर कुरु के रूप में यहाँ पर वर्णन हुआ है, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु। तो यहाँ पर पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें उत्तराखंड समेत पूरे तिब्बत को उत्तर कुरु कहा गया है। मेरठ और हस्तिनापुर वाला जो इलाका है उसको दक्षिण कुरु कहा गया। उत्तराखंड इन दोनों के बीच पड़ता है इसलिए इसे कारुपथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड इन दोनों के बीच पड़ता है, किसके? उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु के बीच, तो इसलिए इसको कारुपथ भी कहा जाता है। उसके बाद नदियों का महत्व और विशेष नाम, तो सप्त सिंधु क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, सप्त सामुद्रिक जो स्रोत है उत्तराखंड के संदर्भ में, इसमें सरस्वती, अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयारिका या फिर नवालिका नदियाँ शामिल हैं। तो सप्त सिंधु क्षेत्र की नदियाँ कौन सी है? सरस्वती है, अलकनंदा है, धौलीगंगा है, पिंडर है, मंदाकिनी है, भागीरथी है और नवालिका है। और नंदाकिनी इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ नंदाकिनी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र की नदियों में शामिल नहीं है। बाकी नदियों के विशेष नाम यहाँ पर आपको बताऊँ तो अलकनंदा जो है ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से भी जानी जाती है। तो ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से कौन जानी जाती है? अलकनंदा ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से जानी जाती है। और जो गंगा है जानवी, त्रिपथा और बद्री प्रभावा के नाम से भी जानी जाती है। तो जानवी का और किस नाम से जाना जाता है? त्रिपथा, त्रिपथगा और बद्री प्रभावा के नाम से भी जानवी को जाना जाता है। त्रिपथगा और बद्री प्रभावा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ऋग्वैदिक सिंधु अलकनंदा को जाना जाता है। और गंगा की पर्यायवाची में सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, देवनदी और त्रिपथगा भी शामिल है। ये गंगा की पर्यायवाची है, सुरसरा, जानवी, मंदाकिनी, देवनदी और त्रिपथगा। बाकी ऐतिहासिक व्यक्तित्व और साहित्य रचना के बारे में आपको बताऊँ तो जहांगीर नामा जो है इस मुगलकालीन पुस्तक में कुमाऊँ के राजा लक्ष्मी चंद और गढ़वाल के राजा श्याम शाह जो श्याम सिंह के नाम से जाने जाता है उनका उल्लेख है। तो मुगलकालीन पुस्तक जो जहांगीर नामा है इसमें कुमाऊँ के राजा लक्ष्मी चंद का उल्लेख है और गढ़वाल के राजा श्याम शाह जो कि श्याम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। तो श्याम शाह और लक्ष्मी चंद का उल्लेख कहाँ पर है? जहांगीर नामा जो पुस्तक है वहाँ पर है। और इसमें वर्णन है कि जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। जहांगीरनामा किसके जीवन पर है? जहांगीरनामा जो पुस्तक है वो जहांगीर के नाम पर है। और जहांगीर जो है उसने श्याम शाह जो गढ़वाल के राजा थे श्याम शाह को उन्होंने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। और श्याम शाह मुगलों से भेंट करने वाले पहले पंवार शासक थे। तो मुगलों से भेंट करने वाले पहले पंवार शासक कौन थे? वो थे श्याम शाह। और ऐसा माना जाता है कि 1621 में आगरा में जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की थी। तो पहले जो यहाँ पे पंवार शासक थे जिन्होंने मुगलों से मुलाकात की वो श्याम शाह थे। और कब करी थी? 1621 में आगरा में करी थी जहांगीर से इन्होंने मुलाकात, आगरा में 1621 में। और श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा और विलासी राजा भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि गढ़वाल का तुगलक कौन था? गढ़वाल का तुगलक किसको जाना जाता है? तो श्याम शाह को जाना जाता है। घमंडी राजा किसको जाना जाता है? तो घमंडी राजा भी कौन था? श्याम शाह था। और विलासी राजा भी कौन था? श्याम शाह था। तो श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि अलकनंदा नदी में डूबने से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो अलकनंदा नदी में डूबने से श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 60 रानियाँ सती हुई थी। तो श्याम शाह की 60 रानियाँ बताई जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो गई थी अलकनंदा नदी में डूबने से तो फिर जो उनकी 60 रानियाँ थी वो सती हो जाती है, जो गढ़वाल में सती प्रथा का
पहला उल्लेख यहीं से मिलता है। उसके बाद नंदा देवी का सफल आरोहण, तो यहाँ पर से यह पुस्तक टिलमैन की रचना है। तो नंदा देवी का सफल आरोहण, तो ये पुस्तक जो है ये टिलमैन की पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान में रखना कि टिलमैन की कौन सी पुस्तक है, नंदा देवी का सफल आरोहण और टिलमैन की रचना है। और ओडल और टिलमैन पहले पर्वतारोही थे जिन्होंने 1936 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। तो देखो टिलमैन और इनके साथ था ओडल, तो ये दोनों पर्वतारोही थे। ठीक है, इन्होंने 1936 में क्या करा था, नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। और उन्होंने जो टिलमैन है इसने तभी पुस्तक लिखी थी नंदा देवी का सफल आरोहण। तो ये टिलमैन की पुस्तक है। टिलमैन के साथ ओडल किया था 1936 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण इन दोनों ने किया था। और पहला जो प्रयास था यहाँ पे टी.जी. लैंगस्टॉफ ने 1905 में किया था, जो असफल रहा था। टी.जी. लैंगस्टॉफ ने पहला प्रयास किया था 1905 में नंदा देवी पर्वत को आरोहण करने का, लेकिन उनका जो प्रयास था टी.जी. लैंगस्टॉफ का वो असफल रहा था। टिलमैन की पुस्तक की जो भूमिका है लैंगस्टॉफ ने लिखी है। तो टिलमैन की पुस्तक की भूमिका लैंगस्टॉफ ने लिखी है, जिसमें वह कहते हैं कि मैं एशिया के जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में गया हूँ उनमें सबसे सुंदर क्षेत्र उत्तराखंड है। तो यहाँ पर एक जो भूमिका लिखी है टिलमैन की पुस्तक की लैंगस्टॉफ, जिन्होंने पहली बार वहाँ पर प्रयास किया था लेकिन वो असफल हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि एशिया में जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में गए हैं सबसे सुंदर कौन सा, उत्तराखंड का। उसके बाद उत्तराखंड नाम का जो विकास है, लोकप्रियता है, उसके बारे में आपको बताऊँ तो उत्तराखंड शब्द का जो प्रचलन है, माना जाता है कि इसका प्रचलन पहली बार 1911 के आसपास केदार पुराण के दूसरे संस्करण के प्रकाशन से हुआ है। ये माना जाता है कि जो इसका प्रचलन है सबसे पहली बार उत्तराखंड शब्द का 1911 के आसपास जो केदार पुराण है उसका दूसरा संस्करण जो आया था उसके प्रकाशन के बाद से हुआ है। शुरुआती किताबें जिनमें उत्तराखंड शब्द आया, एक नागकन्या चंपावती के जागर, इसमें उत्तराखंड का नाम आया है नागकन्या चंपावती के जागर। और गुरु गोरखनाथ की गोरखवाणी, इसमें उत्तराखंड शब्द का प्रचलन हुआ है। उत्तराखंड रहस्य शालिग्राम वैष्णव की, वसुधारा पुस्तक उत्तराखंड तीर्थ और वेद माता हरिराम दसवाना की, इसमें उत्तराखंड हिमालय शब्द आया है। लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो ये भी अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड जो शब्द है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, शिव प्रसाद डबराल को इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। बाकी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं शिव प्रसाद डबराल की। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसका है, शिव प्रसाद डबराल का है। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में किसका है, ये शिव प्रसाद डबराल की है। टिहरी का इतिहास, टिहरी का जो इतिहास है वो शिव प्रसाद डबराल का है। उसके बाद राष्ट्र रक्षा काव्य जो है, राष्ट्र रक्षा काव्य भी आपका शिव प्रसाद डबराल जी की रचना है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा शिव प्रसाद डबराल का है। गोरा बादल और गढ़वाली मेघदूत, तो गोरा बादल और गढ़वाली मेघदूत ये रचना भी शिव प्रसाद डबराल की है। और शिव प्रसाद डबराल को चारण भी कहते थे। चारण किस लिए कहते थे, क्योंकि घुमक्कड़ स्वभाव के थे, जिस कारण से इनको चारण कहते थे, चारण। और उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी किसको कहा जाता था, उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता था। चारण तो इनको कहा जाता था, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, और उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था चारण को। और चारण की तुलना बाणभट्ट से भी की जाती है। बाकी इन्होंने पंवार शासक प्रद्युमन शाह के शासनकाल को कुशासन कहा था। जो प्रद्युमन शाह का जो शासन था उस शासनकाल को इन्होंने कुशासन कहा था। किसने कहा था, पंवार प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल था उसको कुशासन किसने कहा था, शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड जो शब्द है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशासनिक लेखों में पहली बार उत्तराखंड शब्द 1960 में आया था। 1960 में कब आया था, उत्तराखंड शब्द जो आया था उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशासनिक लेखों में पहली बार आया था 1960 में उत्तराखंड शब्द। ठीक है, 1960 में। और 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ नामक 3 जिलों का गठन किया गया और इन्हें उत्तराखंड मंडल में शामिल किया गया। देखो 1960 में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशासनिक लेखों में नाम आता है उत्तराखंड का, और ठीक 1960 में 24 फरवरी 1960 को क्या होता है, 3 नए ज़िले बनते हैं। और 3 नए ज़िले कौन कौन से बनते हैं, 24 फरवरी 1960 को चमोली बनता है, आपका उत्तरकाशी बनता है, पिथौरागढ़। और तीनों जिले कौन से हैं, इनका जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को बनते हैं, जब उत्तर प्रदेश जो राज्य था उस वक्त ये 3 जिले बनते हैं। और इन 3 जिलों का गठन किया गया था और इन्हें उत्तराखंड मंडल में शामिल किया गया। उत्तराखंड मंडल में इन 3 जिलों को शामिल किया गया था। उत्तरांचल से उत्तराखंड, तो यहाँ पे राज्य का गठन तो 9 नवंबर 2000 को हो जाता है। और उस वक्त 9 नवंबर 2000 को जो राज्य का नाम रहता है उत्तरांचल रहता है, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। दिसंबर 2006 से प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। बाकी गढ़वाल नाम का जो विकास है, नामकरण के जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत छोटे छोटे पर्वतीय किलों गढ़ों के कारण इसका नामकरण पड़ा है। दूसरा जो यहाँ पे सिद्धांत बताया जाता है, छोटी छोटी नदियाँ गाढ़ की बहुतायत के कारण भी यहाँ पर गढ़वाल नाम का विकास के कारण बताए जाते हैं। और गढ़ शब्द का अर्थ है पर्वतीय क्षेत्र के किले। गढ़ शब्द का क्या अर्थ है, पर्वतीय क्षेत्र के किले।
और अजयपाल और गढ़ों की जो विजय है, गढ़वाल एशियन और एशियंट एंड मॉडर्न, जो हरिकृष्ण रतुड़ी की हरिकृष्ण रतुड़ी जी द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियन जो H.G. वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऐसे पुस्तकों में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता या फिर गढ़पाल भी कहा गया है। किन पुस्तकों में? गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न जो कि हरिकृष्ण रतुड़ी जी की रचना जो पुस्तक है, और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर जो H.G. वॉल्टन की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो अजयपाल जी उनको इन्होंने यहाँ पे समस्त गढ़ों का विजेता या फिर गढ़पाल भी कहा है, गढ़पाल भी कहा है। माना जाता है कि अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल को एकीकृत किया था, जिससे इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। और हरिकृष्ण रतुड़ी जी की जो पुस्तक है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और बहादुर पातेराम द्वारा लिखित जो गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न भी इसी विषय पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न बहादुर पातेराम द्वारा लिखित एक पुस्तक है। और हरिकृष्ण रतुड़ी की भी पुस्तक है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी अब वन लाइनर के बारे में देख लेते हैं। तो विस्तार से जिन भी लोगों ने पढ़ लिया उनके लिए यहाँ पे वन लाइनर प्रश्न जो रहने वाले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्राचीन ग्रंथों में हिमालय व उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिली है, तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है, मैंने भी आपको बताया था। कालिदास की रचनाएं कुमार संभव बताया था, रघुवंश बताया था और मेघदूत बताया था। तो कुमार संभव में हिमालय की वंदना की गई है, इसकी जानकारी मिलती है। और अनंत रत्नों का जन्मदाता किसको कहा गया? हिमालय को कहा गया। किसमें कहा गया? कुमार संभव को। कुमार संभव में बताया गया। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव कालिदास की रचना है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की। और मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। तो रघुवंश में क्या जानकारी मिलती है? गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रघुवंश से मिलती है, जो कि कालिदास की रचना है। और गौरी के पिता, तो यहाँ पे गौरी के पिता, यहाँ पर जो गौरी गौरी गुरु शब्द का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो गौरी के पिता का यहाँ पे इसी के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया। और ये रघुवंश में हमें जानकारी मिलती है। बाकी जो इनकी अगली रचना है मेघदूत, तो मेघदूत में अलकापुरी का उल्लेख मिलता है। मनु का निवास स्थल कहाँ है? मनु का निवास स्थल है अलकापुरी। कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी। हिमालय तक पहुँचने का सुगम मार्ग गंगा तट से, इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? मेघदूत में मिलती है। तो यहाँ से मेघदूत से भी ये प्रश्न आपके रहने वाले। और हिमालय का जो विभाजन है, भारतीय भूगोल विद्वानों के द्वारा जो विभाजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो 5 खंडों में इसको बांटा गया है। 5 खंड मैंने आपको बता दिए। खंड के नाम भी मैंने आपको बता दिए। पौराणिक तथ्यों के आधार पर कौन कौन से वो 5 खंड है। एक तो आपका आता नेपाल खंड। नेपाल खंड काली नदी से पूर्व की तरफ नेपाल खंड, और यमुना से काली नदी आधा आपका कुर्मांचल खंड आएगा। यमुना से काली नदी आधा आपका केदार खंड आएगा। और यमुना नदी से पश्चिम की तरफ आपका जालंधर आ जाता है, जालंधर खंड। और जालंधर से पश्चिम की तरफ आपका कश्मीर खंड आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से देखा होगा उनका यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। उसके बाद फिर आपका आएगा स्कंद पुराण में क्या क्या उल्लेख मिला था। तो स्कंद पुराण में आपको बताऊँ तो स्कंद पुराण 2 उप पुराण में बटा हुआ है। एक आपका केदार खंड और एक आपका मानस खंड में बटा है। केदार खंड आपका कहाँ से कहाँ तक है? गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार से नंदा देवी पर्वत तक है। और मानस खंड आपका नंदा देवी पर्वत से कलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ तक है। और नंदा देवी जो पर्वत है केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा है। और केदारखंड जो है गढ़वाल का पौराणिक नाम है, और मानसखंड कुमाऊँ का पौराणिक नाम है। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत है केदारखंड और मानसखंड का विभाजन रेखा है। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ प्राचीन नाम है। तो उत्तराखंड के प्राचीन नामों में क्या क्या है? लावट उत्तराखंड का प्राचीन नाम है। ब्रह्मपुर उत्तराखंड का प्राचीन नाम है। खसदेश उत्तराखंड का प्राचीन नाम है। उसके बाद हेमवती, पाली भाषा के बहुत साहित्यों में हेमवती या फिर हेमवत भी यहाँ पे उत्तराखंड को कहा गया है। उसके बाद पूर्णभूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, देवभूमि। देवभूमि कहाँ पर उल्लेख है? देवभूमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाकी पूर्णभूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, ये सब उत्तराखंड के प्राचीन नाम है। उसके बाद उत्तर कुरु, तो उत्तर कुरु कौन सा है? तो उत्तर कुरु पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत के क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया। और महाभारत में उत्तराखंड का जो वर्णन है उत्तर कुरु के उससे, और जो यहाँ पे ब्राह्मण में क्या ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम पढ़ रहे थे हाँ उत्तर कुरु। तो उत्तर कुरु भी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। और महाभारत में भी उत्तराखंड का जो वर्णन मिलता है उत्तर कुरु के नाम से मिलता है। बाकी आपका कारुपथ जो है, तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को जोड़ने के कारण होता है। उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को जोड़ने के कारण उत्तराखंड है उसको कारुपथ भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और विश्व का आदि ग्रंथ है कौन? ऋग्वेद। और भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। विश्व का आदि ग्रंथ है ऋग्वेद, और भारत का प्राचीनतम जो वेद है वो भी ऋग्वेद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम नदियों के बारे में। तो सप्त सिंधु जो क्षेत्र है,
सात सामुद्रिक यहाँ पे सप्त सामुद्रिक स्रोत है। तो यहाँ पे जो शामिल नदी हैं इसमें आपकी नदियाँ जाती है 7 नदियाँ, जिसमें आपके सरस्वती आती है, अलकनंदा आएगी, धौलीगंगा आएगी, पिंडर आएगी, मंदाकिनी आएगी, भागीरथी आएगी और आपकी आएगी नवालिका या फिर नयारित आपकी ये नदी आएगी। तो ये 7 नदियाँ जो शामिल हैं आपके सप्त सिंधु में। बाकी यहाँ पर एक नदी है जो नहीं आएगी, तो वो आपको नाम बताना है, मंदाकिनी है या फिर नहीं, ये आपने अभी पढ़ा था पीछे। बाकी यहाँ पर नदियों के विशेष नाम जो है, ऋग्वेदिक सिंधु किसका विशेष नाम है, ऋग्वेदिक सिंधु। अलकनंदा नदी का विशेष नाम है त्रिपद का किसको कहते हैं, गंगा नदी को। और बद्री, प्रभा, ये किसको कहते हैं, जाह्नवी नदी को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। मुगलकालीन उल्लेख जो मिलते हैं, तो मुगलकालीन उल्लेख जहांगीरनामा, जहांगीरनामा किसके नाम पे है, जहांगीर के नाम पर है। यहाँ पर किसका उल्लेख है, लक्ष्मीचंद जो कि कुमाऊँ के राजा थे, इनका उल्लेख मिलता है। श्याम शाह जो गढ़वाल के राजा है, श्याम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इनका भी उल्लेख किसमें, जहांगीरनामा में। जहांगीर द्वारा श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए गए, ऐसा जहांगीरनामा में यहाँ पे मिलता है। उसके बाद श्याम शाह जो है मुगलों से भेंट करने वाला पहला, ये पवार शासक जो मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था, श्याम शाह था। 1621 में इन्होंने आगरा में करी थी। उसके बाद जो श्याम शाह है, इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पर श्याम शाह त्रिमल चंद को इसने शरण दी थी और इसे गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं। गढ़वाल का घमंडी राजा कौन था, श्याम शाह। गढ़वाल का तुगलक भी श्याम शाह को कहते हैं। और त्रिमल चंद्र को इसने शरण दी, त्रिमल चंद्र को इसने शरण दी, किसने दी, श्याम शाह ने दी थी। और विलासी राजा कौन था, श्याम शाह था। अलकनंदा नदी में डूबने से किसकी मृत्यु हुई थी, श्याम शाह की हुई थी। और पहली सती प्रथा का उल्लेख जब 60 रानियाँ जो इसकी थी, इनने क्या करा था, ये सती हो गई थी जब ये राजा अलकनंदा नदी में डूब गया था श्याम शाह, तो ये सती हो गई थी। तो पहला उल्लेख सती प्रथा का आ जाता है आपका, ये जहांगीरनामा में ही उल्लेख आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पर्वतारोहण और पुस्तकों से आपके जो सवाल है, तो नंदा देवी का सफल आरोहण जो ये पुस्तक है, ये आपकी किसने लिखी थी, टिल मैन ने ये लिखी थी, टिल मैन ने। नंदा देवी का जो सफल आरोहण है, ये पुस्तक के लेखक थे टिल मैन। और इन्होंने क्या करा था, 1936 में इन्होंने सफल आरोहण किया था, ये ओडल के साथ मिलकर, ओडल और टिलमैन ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। और ये पर्वतारोही थे, 1936 में इन्होंने किया था। और पहला जो प्रयास था वो लैंगस्टॉक ने किया था, 1905 में किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। और इस पुस्तक की जो भूमिका लिखी थी, जो यहाँ पे नंदा देवी का सफल आरोहण, तो इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी लैंगस्टॉफ ने। और लैंगस्टॉफ ने क्या कहा था कि उत्तराखंड एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे सुंदर कौन सा है, नंदा देवी। ठीक है, और उसके बाद उत्तराखंड शब्द का जो विकास होता है, तो इसका भी विकास का भी कई क्रम है। तो प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है इसका, नागकन्या चंपावती के जागर में मध्य प्रदेश की विदिशा से आई थी, और यहाँ पर उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का। उसके बाद गुरु गोरखनाथ की जो पुस्तक थी गोरखवाणी, वहाँ पर भी जो यहाँ पे उत्तराखंड नाम है उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद केदार पुराण 2nd एडिशन में 1911 के आसपास जो आई थी, वहाँ पर उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। हिमालय क्षेत्रियों के गजेटियर में आपको बताऊँ तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्रकाशन एटकिसन द्वारा किया गया था। हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर, तो हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ था एटकिसन के द्वारा 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1882 में एटकिसन ने कराया था। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो उत्तराखंड शब्द का उल्लेख बताती है, तो उत्तराखंड रहस्य जो शालिग्राम वैष्णव की है, वसुधारा जो उत्तराखंड तीर्थ पर आधारित है, वेद माता जो हरिराम दसमाना की है, और उत्तराखंड हिमालय, तो इनमें उत्तराखंड शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। बाकी लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है उत्तराखंड को, उत्तराखंड शब्द को शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहते हैं, उनको जाता है। इनकी रचनाएँ कुछ है, शिव प्रसाद डबराल जी की जो रचनाएँ है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन इनकी रचना है। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, ये इनकी रचना है। और टिहरी का इतिहास, ये इनकी रचना है। और राष्ट्र रक्षा काव्य, ये भी शिव प्रसाद डबराल की है। उत्तराखंड की अभिलेख व मुद्रा, ये भी शिव प्रसाद डबराल की है। उसके बाद घोरा बादल, ये भी शिव प्रसाद डबराल की है। और गढ़वाली मेघदूत, ये भी शिव प्रसाद डबराल की रचना है। उसके बाद उपनाम जो है, इनको चरण के नाम से भी जाना जाता है, घुमाकर स्वभाव होने के कारण। और इनकी जो तुलना बाणभट्ट से की गई है, और उपाधि इनको जो मिली है, उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया शिव प्रसाद डबराल चारण को कहा जाता है। और प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल था, उसको इन्होंने कुशासन कहा था। ठीक है, बाकी प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्तराखंड शब्द का जो पहला बार उल्लेख आया था 1960 में आया था। और उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रशासनिक लेख थे 1960 में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। और 3 बड़े जिलों का जो गठन होता है 1960 में होता है। 24 अप्रैल 1960 को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बड़े राज्य ये चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो इनका जो गठन होता है 24 अप्रैल 1960 को होता है। और उत्तराखंड मंडल में इनको शामिल किया गया था। बाकी नाम परिवर्तन जो हुआ था, तो 1 जनवरी 2007 को
उत्तरांचल से वो नाम बदल के उत्तराखंड हो गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ था। दिसंबर 2006 में पारित हुआ था प्रस्ताव, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये जान लिया तो गढ़वाल शब्द का जो उद्भव है, तो गढ़ का अर्थ क्या है? पर्वतीय इलाकों के किले। तो गढ़ का अर्थ पूछा जाएगा तो पर्वतीय इलाकों के किले कहा जाता है। बाकी किस सिद्धांत पर यहाँ पर ये आधारित है? तो यहाँ पे छोटे छोटे गढ़ों के कारण इसको गढ़वाल कहते हैं। छोटी नदियाँ थी, उसकी बहुतायत थी, जिसके कारण इसको गढ़वाल कहते हैं। बाकी जो गढ़वाल का भौगोलिक क्षेत्र है, स्कंद पुराण में केदारखंड का उल्लेख आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे केदारखंड जो है, इसकी लंबाई 50 योजन बताई गई है और इसकी चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि लंबाई कितनी बताई गई है स्कंद पुराण में केदारखंड की। 50 योजन लंबाई और 30 योजन ये इसकी चौड़ाई। और बाकी जो दक्षिण है गंगाधर हरिद्वार में, और उत्तर हिमालय की श्रेणी है, और पूर्व में बंधन पट्टी है, और पश्चिम में तमसा नदी यानी कि टोंस नदी। बाकी अजयपाल और गढ़वाल के बारे में जो जानकारी मिलती है, समस्त गढ़ों का जो विजेता है वो है अजयपाल, जिसको गढ़पाले भी कहा जाता है, और इसने कुल 52 गढ़ों को जीता था। बाकी जो पुस्तक है यहाँ पे एंशिएंट एंड मॉडर्न, तो इस पुस्तक के जो लेखक है राय बहादुर पालीराम है, और भाषा जो है अंग्रेजी है। और यहाँ पर एंशिएंट एंड मॉडर्न ये हरिराम दसमाना जी ने अंग्रेजी में लिखी थी, और बाकी इसके लेखक राय बहादुर पालीराम है। और अजयपाल को गढ़पाले कहा गया है। वो किस में? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में अजयपाल को क्या कहा गया? गढ़पाले कहा गया। बाकी अगर आप लोगों ने ये जानकारी ले ली है तो आप आज के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली है।